विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नवदृष्टि फॉर स्टडी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोग 10वीं क्लास की हिंदी की पुस्तक गोधुली भाग 2 का पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं। पहला अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड का श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे संविधान निर्माता भी हैं, ये आप जानते हैं। तो आइए हम लोग बाबा साहेब के द्वारा लिखित अध्याय को पढ़ने से पहले उनके जीवन परिचय पर एक नज़र डाल लेते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यदि आप पूरा अध्याय पढ़ना चाहते हैं संपूर्ण व्याख्या सहित, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पर जा सकते हैं जिसमें इस अध्याय का पूरा संपूर्ण व्याख्या किया गया है। इस वीडियो में आप अंबेडकर साहब का जीवन परिचय देखेंगे और उस अध्याय वाले वीडियो के बाद वाले वीडियो में आप अभ्यास प्रश्न देख पाएंगे। अभ्यास प्रश्न के सारे उत्तर आपको वहां मिल जाएंगे। तो ये तीनों वीडियो लगातार प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंतिम में मिल जाएगा। तो पहले लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो पे जा सकते हैं, दूसरे पे अभ्यास प्रश्न और तीसरे से डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। और आपको बता देना चाहूँगा कि आपके क्लास के हिंदी की पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं, सभी अध्याय संपूर्ण व्याख्या सहित आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध मिलेगा। तो आपको जब भी वक्त मिले तो आप सर्च कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जा करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इसके जो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर साहब, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। देख लीजिए, ये हैं बाबा भीमराव अंबेडकर। ये हमारे संविधान निर्माता भी हैं। ये उनकी तस्वीर है। देखिए क्या कहा जा रहा है इनके बारे में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ये आपको नोट कर लेना है। उनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक है। तो 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। ये आपको याद करके रखना है, नोट कर लें अपने कॉपी में, या कोई डायरी या नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे। इसके अलावा कहाँ जन्म हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में। तो ये आपको याद रखना है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। तो सुपठित मतलब पढ़े लिखे लोगों में इनके जैसा पढ़ने लिखने वाला कोई और विद्वान उस समय आसपास में नहीं था। तो सबसे सुपठित मतलब सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोगों में, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में ये अपना स्थान रखते थे, क्योंकि इनके इतना पढ़ा लिखा उस समय नहीं था कोई, ऐसा कहना चाह रहे हैं लेखक। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क जानते हैं आप, ये अमेरिका में है। तो बताया जा रहा है कि जब इन्होंने पढ़ाई लिखाई अपने यहाँ का प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिया, और चूंकि ये बुद्धि से काफ़ी तेज थे, दिमाग से पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थे, तो उस समय जो बड़ौदा के नरेश थे, चूंकि उस समय भारत स्वतंत्र हुआ नहीं था, कई जगहों पर शासकों का शासक था, राजा लोग जो है शासन चला रहे थे। तो जो बड़ौदा के राजा थे, बड़ौदा नरेश, उन्होंने इनको सहयोग किया, स्कॉलरशिप दिया, एक तरह से प्रोत्साहन राशि दी, और उसके सहारे इन्होंने इन्हें पढ़ने के लिए विदेश भेजा। तो विदेश भेजा तो पहले ये विदेश में पढ़ने गए, कहाँ? तो न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में, ये आपको पता रखना है। उसके बाद इंग्लैंड गए। तो ये इनके पढ़ाई का जो यात्रा है यहीं से शुरू होता है। देखिए, न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, मतलब इंग्लैंड में,
तो अमेरिका और फिर इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का, माफ करें, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। तो जी आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो बाबा साहब थे उन्होंने वैदिक वाङ्मय का अध्ययन किया अनुवाद के जरिए, क्योंकि संस्कृत हो सकता है उस समय नहीं आता होगा उन्हें, तो उन्होंने अनुवाद के जरिए पूरा इसका जो है समझा, पूरा अनुवाद करके पढ़ा और वाङ्मय का पूरा अध्ययन किया और बाद में उनके द्वारा वाङ्मय लिखा भी गया है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। धार्मिक पौराणिक जो ग्रंथ हैं हमारे हिंदू धर्म में, उन सबों का भी उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया, तब जाके विद्वान बने। ऐसे ही कोई मतलब बिना पढ़े लिखे नहीं हो जाता है, तो उनका ये संघर्ष था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब मिलाकर वे इतिहासविद, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। तो आप देख सकते हैं कि अंबेडकर जी ने जो कठिन संघर्ष किया अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर के, उसका परिणाम हुआ कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी बन के निकले और एक साथ उन्होंने क्या क्या चीज़ में महारत हासिल कर ली। देख लीजिए, लिखा गया है क्या उनके बारे में। इतिहासविद, इतिहासविद मतलब इतिहास के विद्वान। मीमांसक, मीमांसक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो गूढ़ चिंतन करना जानता हो, गूढ़ रहस्यों में आत्मचिंतन में ध्यान मतलब लगाता हो, और जो आत्मचिंतन कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, गहराई से किसी चीज़ का अध्ययन कर सकता है, वही मीमांसक कहलाता है। तो मीमांसक भी थे, इतिहासविद भी थे, विधिवेत्ता भी थे। विधिवेत्ता मतलब कानून के जानकार, जो कानून के विद्वान होते हैं। अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं। अर्थशास्त्र जानते होंगे आप, ये जो है धन से संबंधित, इसमें क्रय विक्रय वगैरह पढ़ाया जाता है, तो लेन देन से संबंधित होता है ये। इसके अलावा समाजशास्त्री, समाजशास्त्री भी थे ये। समाजशास्त्री कौन होता है? समाज में जो रिश्ते होते हैं, सामाजिक लोगों के बीच आपस में पारिवारिक रिश्ते होते हैं, इन सब के जो जानकार और विद्वान होते हैं, इन सब पर जो गहरी दृष्टि रखते हैं, वो समाजशास्त्री कहलाते हैं। जो समाज की हर नस को पहचानता है वो समाजशास्त्री कहलाता है। शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। तो आपने देखा इतने सब कुछ होने के बाद शिक्षा के भी शिक्षाविद मतलब शिक्षा के भी जानकार थे। शिक्षाविद का मतलब कि साइकोलॉजी वगैरह जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनका आत्म व्यवहार जो है, उनका व्यवहार का आकलन करना पड़ता है, किस परिस्थिति में उनके मन में क्या चलता है, ये सब समझेंगे तभी तो आप पढ़ा पाएंगे ना किसी बच्चे को। तो खैर ये सब चीज़ के जानकार थे, बहुत विद्वान थे, धर्म और दर्शन के भी काफ़ी जानकार थे, इसलिए उन्हें व्याख्याता कहा गया है। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूत स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। तो देखा आप लोगों ने कि उनका जो संघर्ष है उस बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई में जो किया अपनी उपलब्धि भी हासिल की। उसके अलावा जो मजदूर हैं, महिलाएं हैं या अछूत लोग हैं, इन सब का जो समाज में उस समय जो स्थान था,
उसमें जो बदलाव आया वो सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देन है। क्योंकि उस समय अछूतों से नफरत किया जाता था, अछूतों को समाज में उचित स्थान नहीं मिलता था, महिलाओं को अधिकार नहीं था, महिलाएं घर के अंदर की वस्तु थी, है ना। और इन्होंने चूंकि जागरूकता फैलाई, लोगों से सवाल किया, जन जन में सवाल किया, अपने बात को, अपने मत को रखा, और तब जाके स्त्री, महिलाओं या मजदूरों का जो है स्थिति सुधरा, समाज में उन्हें उनका अधिकार दिया गया। क्योंकि उसके लिए काफ़ी संघर्ष किया था बाबा साहेब ने। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। तो वो जो अपना आदर्श मानते थे जिन्हें, ऐसे 3 लोग थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। तो आप जानते हैं, तीनों का नाम सुने होंगे, महात्मा बुद्ध, कबीरदास और ज्योतिबा फूले। आप देखें अगर इन तीनों को, तो ये तीनों विद्वान समाज के अंदर जो छुआछूत है इसके खिलाफ थे। आप गौतम बुद्ध की बात करें, उस समय तो खैर उतना छुआछूत था भी नहीं। उसके बाद आप कबीरदास जी की बात करें या ज्योतिबा फूले के, तो समाज में ये जो जाति प्रथा है, जाति भेद है, इतनी विषमता, ये सब के खिलाफ थे। और उन्हीं के पग चिन्हों पर ये भी चले, मतलब उनकी कथन को ऊपर रख के इन्होंने भी अपना आदर्श बना लिया, उनके सिद्धांतों को। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो भारत के संविधान निर्माता कहकर किसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। हमारे संविधान के निर्माता कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली, जी हाँ 1956 ही है, कि दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, तो ये सब आपको याद करना है। उनका निधन कब हुआ? तो दिसंबर 1956 में। ये भी आपको नोट करके रखना है, कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। उनके द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो रचनाओं के नाम आपको याद करना है। तो रचनाओं के नाम भी आप नोट कर लेंगे। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं, क्या क्या? देखिए, पहला है द कास्ट्स इन इंडिया, लिख लीजिए, द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू women, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में उनके संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो ऊपर जो नाम बताया गया है पुस्तकों का, ये सभी पुस्तक उन्होंने इंग्लिश में लिखे हैं, जिसका नाम आपको याद रखना है। नाम तो कम से कम आप याद रख सकते हैं। जब बहुविकल्पीय में अगर सवाल पूछा जाए क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा लिखा गया 21 खंडों में उनके द्वारा वाङ्मय लिखा गया है, संपूर्ण वाङ्मय, जिसका उन्होंने अध्ययन किया था,
और अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना संपादन किया, तो वो भारत सरकार का जो कल्याण मंत्रालय है वहाँ से प्रकाशित हुआ है, और वो अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से है, जो 21 खंड में, टोटल 21 खंड में। तो इसको आप खरीद के अगर इंटरेस्टेड हो, रुचि है तो पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से लिया गया है, या किंचित संपादन के साथ लिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किंचित संपादन के साथ लिया गया, मतलब थोड़ा बहुत फेर बदल करके और वैसे ही उतार लिया गया है। ललई सिंह, मैं बता दूं कि ये भाषण जो है, जो ये किताब का नाम है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो ये 1936 में एक जाति पातिक तोड़क मंडल द्वारा एक सभा होनी थी, जिसमें इस बारे में बात करना था, छुआछूत के खिलाफ प्रचार प्रसार करना था, लेकिन वो भाषण नहीं हो पाया था, वो सभा नहीं हो पाया था। तो वहाँ पे जब जाने के लिए भीमराव अंबेडकर ने जो कुछ भी लिखा था उसे बाद में उन्होंने एक किताब में संपादित कर दिया, और जो वो किताब में लिखा गया उसी का एक अंश अभी जो है आपके पुस्तक में है, जो आप पढ़ेंगे, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के नाम से। चलिए आगे देखते हैं। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, ये संस्था का नाम है जिसने जो है वो कराया था इसको, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। तो ये जो है जाति पाति तोड़क मंडल के द्वारा जो सम्मेलन होना था 1936 में, उसके अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। अध्यक्षीय भाषण मतलब उस कार्यक्रम में अध्यक्ष होने वाले थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और जब कार्यक्रम हो जाता है तो कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष भाषण देते हैं, तो ये अध्यक्ष के रूप में भाषण देते, लेकिन परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। तो चूंकि सारे जो मंडल के लोग थे सभी एक मत नहीं हो पाए इसके आयोजन को लेकर के, और इसलिए सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया मतलब अपना अलग से स्वतंत्र पुस्तक ही छाप दिया, अलग से एक पुस्तिका ही छाप दिया उन्होंने। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो आप पाठ पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, इस पे उन्होंने गहराई से अध्ययन किया है और एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में इन्होंने अध्ययन करके इसका शोध करके और उससे क्या निकलता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये हमारे समाज को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस बारे में अध्ययन करके उन्होंने लिखा है। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। तो कह रहे हैं कि समाज के लिए ये कैसे नुकसानदेह है
ये समझाने के लिए या ये बताने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें एक समझदार शालीन आदमी की सोच आपको समझ में आएगी कि कैसे जो है नुकसान पहुंचा रहा है हमारे समाज को जाति प्रथा और श्रम का विभाजन। तो इसमें एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में इन्होंने विचार किया है। आप पढ़ेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यधिक शिक्षाप्रद है। कह रहे हैं कि भावी नागरिकों मतलब आप सबके लिए, आप लोग भारत के भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक हुए, क्योंकि आज आप बच्चे हैं, आप वोट नहीं देते हैं। 18+ के बाद आप भी वोट देंगे, आप नागरिक होंगे। जब आप नागरिक होंगे तो आपके ऊपर देश की जिम्मेदारी होगी। तो मतलब ये सब आपके लिए बहुत शिक्षाप्रद ये लेख है। तो मैं समझता हूँ कि मोटा मोटी आपको इनके जीवन परिचय में जो कुछ जानकारी दी गई है वह आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो इनका द्वारा लिखा गया अध्याय है वो आप अगले वीडियो में देख पाएंगे, श्रम विभाजन व जाति प्रथा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हैं जिसमें श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का संपूर्ण व्याख्या किया है। इस वीडियो में आपको वक्त देने के लिए धन्यवाद। आपको बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट पे आपके कक्षा की हिंदी की पुस्तक में छपे हुए सभी अध्याय उपलब्ध हैं। तो आपको जब भी वक्त मिले आप हमारा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।